नमस्कार, डेली बज इंडिया का खास कार्यक्रम संपूर्ण विश्लेषण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं डेली बज इंडिया के संपादक योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो मुद्दा इस वक्त का सुलगता हुआ मुद्दा है और हैरानी है कि उस मुद्दे पर बड़े बड़े देश वैसे नहीं बोल रहे हैं जैसे उन्हें बोलना चाहिए था। हम यहाँ पर बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में सबसे पहले आपसे जानेंगे तालिबान के वर्चस्व के बारे में कि तालिबान कहाँ से आया, पैदा कैसे हुआ और इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो इतिहास क्या है तालिबान का। देखिए, तालिबान शब्द जो है ये तालिब से बना है। पश्तो भाषा में तालिब शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि तालिबान के रूप में उभर कर आया और देखते ही देखते ये अफ़गानिस्तान की सत्ता पर छा गया। जब शुरुआत में तालिबान अफ़गानिस्तान में पावर में आए थे तब ये माना जाता था कि इन्होंने करप्शन को ख़त्म किया है, रोड्स बनवाए हैं, काफ़ी अच्छे काम तालिबान ने किए थे। लेकिन सत्ता में जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती गई, सत्ता पर पकड़ बढ़ी, पूरे अफ़गानिस्तान पर इनका कब्ज़ा हुआ। उसके बाद तालिबान ने पुरुषों के लिए दाढ़ी कटवाने पर बैन, टीवी देखना बंद, महिलाओं पर पाबंदियां, एक अलग ही तरह का क्रूर रूप तालिबान का देखने को मिला। तो तालिबान का जो जन्म, जैसा आपने पूछा कि तालिबान कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, अफ़गानिस्तान पर 1979 में, उस वक्त रूस जो है वो सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया और वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित किया। उस दौरान अमेरिका, ये वही दौर था जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का दौर था, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। ये एक ऐसा ईरा था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ की टसल जो है वो चरम पर थी। उसी दौरान सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया 1979 में। और आज आप देखेंगे कि कमोबेश वही स्थिति है। 79 से लेकर 89 तक यूएसएसआर जो है वो अफ़गानिस्तान में रहा, उसकी सेनाएं वहाँ पर रहीं और 10 साल का करीब ये समय रहा। लेकिन इसके बाद जब अमेरिका आज जो आप देख रहे हैं ये करीब करीब उस कहानी को दोहराता ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़े से अंतर हैं। और इसी के बीच में तालिबान के पैदा होने की कहानी भी छिपी हुई है, जो मैं अभी आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ मैं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ कि 79 में जब अटैक किया इन्होंने तो 10 साल करीब सोवियत संघ की सेना वहाँ पर रही। उस दौरान 86 में मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो सोवियत संघ के लीडर थे, 8वें लीडर थे वो सोवियत संघ के और अंतिम लीडर थे। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका दुनिया में महाशक्ति के तौर पर उभरा। मिखाइल गोर्बाचोव ने 86 में डिसीजन लिया कि हमें अफ़गानिस्तान से ट्रूप्स को विड्रॉल करना है। ये प्रोसेस उनका करीब 3 साल चला। जैसा कि आपने अभी देखा जो आज अफ़गानिस्तान में हो रहा है, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने डील की दोहा में तालिबान के साथ, जो कि बुश के ज़माने में जब अफ़गानिस्तान पर अटैक हुआ था 2001 में, उसके बाद युद्ध का दौर चला एक लंबा। लेकिन जब दिखा अमेरिका को कि युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है, करीब 20 साल का अरसा रहा, तो 3-4-5 साल से ये इनकी पीस टॉक्स चल रही थी तालिबान के साथ। तो पीस टॉक्स पर जो डील हुई वो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी लास्ट। अब कितना समय हुआ है बाइडेन को आए हुए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2-3 महीने के अंतराल में आनन फानन में अमेरिका ने ये डिसीजन लिया और पूरे ट्रूप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉल कर लिए गए। अब यहाँ 2 तस्वीरें उभरती हैं। एक तस्वीर जलालाबाद की है जो कि 89 की है। फरवरी 89 में सोवियत संघ के आखिरी सैनिक जो है वो अफ़गानिस्तान से निकला था और उसके कुछ घंटे बाद ही वहाँ पे लूटपाट, मारकाट, ये सब शुरू हो गया था। उस वक्त तक तालिबान अस्तित्व में नहीं था। लेकिन आज जब बगराम एयरबेस से अमेरिकी सैनिक भागे, उसके कुछ घंटे बाद ही आपने देखा काबुल के एयरपोर्ट्स पे किस तरह की हालत है, लोग भाग रहे हैं। एक शरणार्थी जो संकट जो है वो पैदा होना शुरू हो चुका है। भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान से सटे जितने भी देश हैं वो सब संकट के दौर में हैं इस समय। तो कहानी मिखाइल गोर्बाचोव से मैं शुरू कर रहा था। 86 में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से विड्रॉल करेंगे। 3 साल का प्रोसेस था। अमेरिका 2-3 महीने में ही समेट कर चला गया।
अब अफगानों का कोई नहीं है। तालिबान किस तरह शासन करता है वो देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। तो 86 में जब मिखाइल गोर्बाचोव ने ये डिसीजन लिया, उसमें 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड था, जिस उस वक्त अफगानिस्तान में मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार थी, जो कि सोवियत संघ ने ही स्थापित की थी, कम्युनिस्ट सरकार थी वो। 89 में जब सोवियत संघ की सेना लेफ्ट की वहाँ से, 2 चरणों में इनका ट्रांजिशन था। पहले चरण में 50,000 सैनिक गए, दूसरे चरण में भी 50,000, करीब 1 लाख के आसपास सोवियत संघ ने अपने सैनिकों को वहाँ से निकाला था। लेकिन सोवियत संघ का वो अफगानिस्तान से लौटना और अमेरिका का लौटना, इसमें एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि सोवियत संघ जब गया था तो उसने नजीबुल्लाह की सरकार को बचाने के लिए भारी मात्रा में हथियार, पैसा, सैन्य समर्थन सब कुछ दिया था। और अमेरिका लेकिन जिस तरह से भागा है, ये एक शर्मिंदगी की चीज़ है कि बाइडेन, अमेरिका जैसी महाशक्ति का एक लीडर, वो ये कहता है कि हम तो वहाँ पे नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, हम वहाँ पर आए थे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो एक देश आपने पूरा बर्बाद कर दिया। आप ओसामा, पूरा ठीकरा जो फोड़ते हैं वो अशरफ गनी पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि वो बचाने के बजाय भाग गए। यानी कि आप समझिए कि एक विकसित देश, जिसे हम एक डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जिसकी तरफ पूरी दुनिया नजर उठाकर देखती है कि कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो सामने आएगा, उसकी तरफ से ऐसा बयान आना थोड़ा अजीब सा लगता है। अजीब ये इसलिए है क्योंकि यूएस के पास अब कोई रास्ता वहाँ पर बचा नहीं था। उनके 2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर जो हैं वो खर्च हो चुके थे अफ़गानिस्तान में। उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए वो कैसे निकलें, क्योंकि अफ़गान आर्मी को वो उस तरह से बिल्ड नहीं कर पाए। अब आप यहाँ डिफरेंस देखिए कि जब सोवियत संघ ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे, तो अमेरिका ने पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ मिलकर तालिबान को खड़ा किया और इनको खड़ा करने के लिए उसने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, लड़ाकों को सब कुछ किया। उस वक्त वो तालिबान को खड़ा करने में कामयाब रहे, लेकिन 20 साल में अफ़गान आर्मी को खड़ा नहीं कर पाए। अब मैं तालिबान के जन्म पर आता हूँ कि इसका जन्म कैसे हुआ, तालिबान कैसे फोर्स पर आया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तालिब शब्द से बना है तालिबान। तालिब मतलब स्टूडेंट पश्तो भाषा में होता है, तालिबान मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स कहाँ से आए, ये कैसे एक पावर फिगर बन गए अफ़गानिस्तान में, इसकी कहानी फिर वहीं सोवियत संघ पर जाकर अटकती है। जब सोवियत संघ लौटा तो नजीबुल्लाह की सरकार थी वहाँ, और मुजाहिदीनों को ट्रेंड किया था पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब ने। उस टाइम एक मूवमेंट चला, स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, जिसको पश्तो आंदोलन भी कहा जाता है। उस पश्तो आंदोलन का मुखिया था मुल्ला मोहम्मद उमर। आपने देखा होगा, एक आंख वाला एक आतंकी है। वो इस पूरे घटनाक्रम के सेंटर में था। जब अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पे अटैक किया तो अफ़गानिस्तान का अमीर यानी कि सर्वोच्च नेता वही था, मुल्ला मोहम्मद उमर। इस मुल्ला मोहम्मद उमर ने 89 में सोवियत संघ के जाने के बाद एक पश्तो आंदोलन को लीड किया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स मतलब जो इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के जो तालिब थे, और वो तालिबान के रूप में उनको कन्वर्ट किया मुल्ला मोहम्मद उमर ने। और पैसा मिला कहाँ से? अमेरिका, सऊदी अरब। अमेरिका ने मोस्टली फंडिंग जो की वो की सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को खड़ा करने के लिए। इस्लाम के नाम पे जिन लड़ाकों को तैयार किया गया कि हम अपने वतन की रक्षा करेंगे, इस नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इनको खड़ा किया। और आज भी सऊदी अरब से पाकिस्तान के बहुत सारे मदरसे हैं, करीब 250-300 मदरसे आज भी हैं जिनकी सऊदी अरब से डायरेक्ट फंडिंग होती है। वो सुन्नी इस्लाम को प्रमोट करते हैं। इसी तरह की फंडिंग उस दौर में भी हुई, और सोवियत संघ को ख़त्म करने के लिए इन स्टूडेंट्स को एकत्र किया गया। सऊदी अरब से उन मदरसों में खूब पैसा आया। मुल्ला मोहम्मद उमर ने इन मदरसों को जोड़कर स्टूडेंट्स से और एक आर्मी खड़ी की। हुआ ये कि जैसे ही अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ निकला, नजीबुल्लाह की सरकार थी, सोवियत संघ की मदद के बावजूद वो जो अफ़गानिस्तान के लोकल वॉरलॉर्ड्स थे उनको नहीं रोक पाए। उनमें आपस में एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ, जो कि अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध के हालात जैसा हो गया था। उस दौर में मुल्ला मोहम्मद उमर ने पश्तो आंदोलन के जरिए तालिबान को खड़ा किया, और पाकिस्तान की उससे भरपूर मदद मिली। क्योंकि जिस वक्त सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में अपनी सेना के साथ लड़ रहा था, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से इन मुजाहिदीनों को ट्रेंड किया था, और इस काम में उसके लिए 4
जो व्यक्ति थे वो मेन पिलर्स के तौर पे जिन्होंने काम किया था, और यही 4 व्यक्ति बाद में अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बने, और 9/11 का अटैक जो था वो यहीं से निकला। ये 4 लोग थे, मुल्ला मोहम्मद उमर, दूसरा व्यक्ति था गुलबुद्दीन हिकमत यार, और तीसरा व्यक्ति था जलालुद्दीन हक्कानी। ये हक्कानी जो था ये खैबर पख्तूनख्वा में एक दारुल उलूम हक्कानिया है, यूनिवर्सिटी है ये इस्लाम की, यहीं से पढ़े लिखे थे। ये मुल्ला मोहम्मद उमर भी यहीं से पढ़ा था, जलालुद्दीन हक्कानी भी यहीं से पढ़ा था। तो हक्कानी इनका मिलिट्री का जो सेगमेंट था वो देखता था, और जितने भी मुजाहिदीनों को ट्रेन करना, उनको सोवियत सेना से लड़ाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब जलालुद्दीन हक्कानी का काम था। जलालुद्दीन हक्कानी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अपने साथ बिठाया हुआ था, उसकी तस्वीर भी है। तो अमेरिका खुद भी ये स्वीकार करता है कि हमने तालिबान को खड़ा किया। अब वो 4 लोगों पर आता हूँ, मुल्ला मोहम्मद उमर, गुलबुद्दीन हिकमत यार, तीसरा व्यक्ति जलालुद्दीन हक्कानी। जलालुद्दीन हक्कानी, मुल्ला मोहम्मद उमर, गुलबुद्दीन हिकमत यार, इन 3 के अलावा एक और शख्स था जिसने कि सोवियत संघ को ख़त्म करने के लिए अमेरिका का साथ दिया, सऊदी अरब से फंडिंग कराई मदरसों में, जो कि बाद में तालिबान के पोषित होने का सबसे बड़ा स्रोत बना। वो व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने इन तीनों के साथ मिलके सऊदी अरब से फंडिंग करवाई मदरसों में, और एक सुन्नी इस्लाम का गढ़ बनाया पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों को, जिसमें अफ़गानिस्तान के भी इलाके आते हैं और पाकिस्तान के भी इलाके आते हैं। बेसिकली तालिबान की जो इस्लामिक शिक्षा, ट्रेनिंग हथियारों की, उनको संगठन के तौर पे कन्वर्ट करना, ये सब पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान से जो विचार निकला उससे ये समझ, उसको एक लाइन में अगर हम कहें तो अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, और वो एक तरह से पाकिस्तान की इस्लामिक एक्सटेंडेड टेरिटरी है, कि इस्लामिक जो कट्टरपंथ इस्लाम का जो विचार पाकिस्तान में पैदा हुआ उसका एक्सटेंडेड टेरिटरी है अफ़गानिस्तान में, जो कि तालिबान के विस्तार के तौर पे हमको नज़र आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है योगेंद्र जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अमेरिका के लिए तालिबान, जिसको उसने ही पाला पोसा, वही एक परेशानी का सबब बन गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ लड़ाके खड़े किए जाते हैं, उनसे कई और खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी पावर आना कि वो एक सुपर पावर के सामने कैसे टिक गए, इतने साल हो गए, और अमेरिका कहीं ना कहीं उनसे हार रहा है। आप इस चीज़ को मानेंगे कि अमेरिका हारा हुआ है? मैं यहाँ पर मतलब ये कहूँगा हार रहा नहीं है, हार चुका है। जिस तरह सोवियत संघ हारा, क्यों हारा? सोवियत संघ ये सोचता रहा कि हम मुजाहिदीनों से लड़ रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लोकल वॉरलॉर्ड से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो पाकिस्तान से लड़ रहा था। पाकिस्तान की आईएसआई अमेरिका और सऊदी अरब के थ्रू इन लड़ाकों को पैसा दे रही थी, हथियार दे रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी, और पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया सोवियत संघ को भगाने में। इसीलिए अमेरिका के एक समय वो बहुत क्लोज था। लेकिन अमेरिका के साथ ये 2 चीज़ें जो उसने सोवियत संघ के खिलाफ यूज़ की, तालिबान, मुजाहिदीन और पाकिस्तान, वही चीज़ें उसके अपने खिलाफ हो गई। जब 9/11 के बाद अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढता हुआ अफ़गानिस्तान आया, तो उसको इन दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो लड़ाके जो उसने सोवियत संघ के खिलाफ खड़े किए थे, वो उसके अपने सामने बंदूक लेकर खड़े थे। वो देश पाकिस्तान, जिसको वो आतंक विरोधी अभियान के नाम पर करोड़ों डॉलर देता रहा 20 साल, वो सारा डॉलर जो है अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा था तालिबान को पोषित करने के लिए। और पाकिस्तान ने बहुत ही स्मार्टली अमेरिका को इस तरह धोखा दिया कि उसने 2 तरह के तालिबान खड़े हुए थे। जैसे तालिबान का राइज होता है 90s में, मिड 90s में वो सबसे पहले हेरात प्रांत पे कब्जा करते हैं, उसके बाद वो काबुल तक जाते हैं और पूरा अफ़गानिस्तान कैप्चर कर लेते हैं। 1998 तक आते आते पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान के कब्जे में आ जाता है। उसके बाद 2001 में 9/11 होता है, 2000 में कंधार कांड होता है। ये 2 बड़े कांड जो है तालिबान के लिए हुए, और 2001 में अमेरिका उनके पीछे आता है। तो अमेरिका से चूक कहाँ पर हो गई? इतनी बड़ी पार है, और अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ में जो फैसिलिटीज़ उनके पास है वो शायद देश में किसी भी देश के पास, वो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि तालिबान को जिसको उसने खुद बनाया और पाला पोसा, उसके बाद में चूका कहाँ वो? 2 चीज़ों में चूक गया वो। पहला,
जो गलती सोवियत संघ ने की थी वो अपनी सत्ता के चरम पर था, पावर, पैसा, मिलिट्री सब कुछ था। वो घमंड में आए कि हम तो सुपर पावर हैं और क्या ये मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग जो हैं हमसे लड़ पाएंगे। वही घमंड अमेरिका को भी ले डूबा। दूसरा, अमेरिका ने जो पाकिस्तान पर भरोसा किया वो उनके लिए बेहद घातक साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कि पूरे तालिबान को पाल पोस रहा था। उसने जो 20 साल 2001 के बाद जो जंग चली है अफ़गानिस्तान में तालिबान असल में दो तरह के हैं, एक अफ़गान तालिबान है और एक पाकिस्तान तालिबान है, जिसका जन्म बाद में हुआ और वो एक्चुअली पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बंदूक उठाए हुए है। तो अमेरिका की जो जंग थी वो अफ़गान तालिबान से थी, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली उससे पाकिस्तान तालिबान को ख़त्म करवा दिया जो उसके लिए खतरा बन रहा था। तो अब यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, चीन की और रशिया की भूमिका क्या रही है? देखिए, रशिया की वही भूमिका है जो 79 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की भूमिका थी। चीन की भी वही भूमिका है जो अमेरिका की भूमिका थी। ये कहानी पलट गई है ना। वक्त जब बदलता है तो उन सब चीज़ों का हिसाब करता है जो हमने किया होता है। अमेरिका ने जो किया था उसका हिसाब उसको चुकाना पड़ा, और चीन और रशिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को बराबर सप्लाई जारी रखी। वही जलालुद्दीन हक्कानी जो सोवियत संघ के लिए मुसीबत बना था, उस वक्त रोनाल्ड रीगन ने उसको पुरस्कार दिया, उसके कंधे पर हाथ रखा, वाइट हाउस में उससे मिले। वही जलालुद्दीन हक्कानी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, वही ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, वही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला और पाकिस्तान डिनाई करता रहा वर्षों तक कि वो हमारे यहाँ नहीं है। तो रशिया और चाइना ने ठीक वही भूमिका अपनाई कि जो अमेरिका ने किया था, बैकडोर चैनल से तालिबान को बराबर हर तरह की सप्लाई जारी रखी। वो सोच रहे थे कि युद्ध अफगानिस्तान में लड़ा जा रहा है, और सोवियत संघ अमेरिका दोनों ने युद्ध अफगानिस्तान में लड़ने के लिए ही स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन असल में युद्ध पाकिस्तान में लड़ा जा रहा था, जिसकी काट न तो सोवियत संघ निकाल पाया था न अमेरिका निकाल पाया। और आज नतीजा ये है कि अमेरिका जो दुनिया की महाशक्ति है वो आज मुंह छुपाता फिर रहा है। जो बाइडेन ये बता रहे हैं कि हम तो नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे थे तो इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता उखाड़ने के लिए क्यों हमला किया, क्यों वहाँ की लोकल कम्युनिटी को बर्बाद किया? क्योंकि वहाँ पे भी एक तानाशाह का शासन था। तालिबान भी एक तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ लाने के लिए एक तानाशाही अप्रोच के साथ ही काम कर रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या था? लेकिन इराक में जैसे तैसे जो सरकार है लोकल, वो सरवाइव की हुई है। इराक की परिस्थिति जो है वो अफ़गानिस्तान से अलग है, क्योंकि इराक में 18-20% सुन्नी बहुसंख्यक शियाओं पर राज कर रहे थे। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे और इसलिए उनके खिलाफ वहाँ पे विद्रोह बहुत ज़्यादा था। तो इराक में जैसे तैसे करके सरकार बची हुई है, लेकिन अफ़गानिस्तान में चूंकि अमेरिका उस सरकार को नहीं बचा पाया, जो कि अशरफ गनी की थी, बीच में काफ़ी समय हामिद करज़ई सत्ता में थे, तो ठीक वैसे ही जैसे गनी की सरकार को अमेरिका नहीं बचा पाया, वैसे ही नजीबुल्लाह की सरकार को सोवियत संघ नहीं बचा पाया था। और नजीबुल्लाह के जाने के बाद बुरहानुद्दीन रब्बानी अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, जिनको अफ़गानिस्तान में फादर फिगर भी माना जाता है। लेकिन बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार तालिबान ने उसी तरह उखाड़ फेंकी थी जिस तरह नजीबुल्लाह की सरकार को मुजाहिदीनों के नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी ने उखाड़ कर फेंक दिया था। तो ये सत्ता संघर्ष अफ़गानिस्तान का जो है ये लगातार इसी तरह से चलता रहा है, और इसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। जब तक पाकिस्तान पर कंट्रोल नहीं करेगा कोई, या अमेरिका हो या सोवियत संघ हो या इवन चाइना, आप देखिएगा कि अभी जो अमेरिका के साथ हुआ, पाकिस्तान ने जो सोवियत संघ के साथ किया, अब नेक्स्ट स्टेप चाइना है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को गोद में बिठाए हुए है। और शिनजियांग जो है वो चीन की दुखती रग है। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर वो जिस तरह अत्याचार कर रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग इस पर चिंतन करते हैं, लेकिन उइगर मुसलमान जो हैं वो तालिबान के साथ वेल कनेक्टेड हैं। उनका जो ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान का जो मूवमेंट है वो तालिबान के साथ वेल कनेक्टेड है, और संभवतः चीन तालिबान को इसीलिए समर्थन दे रहा है क्योंकि उसको लगता है कि तालिबान अगर उसके खिलाफ मूवमेंट नहीं करेगा तो उसका फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान पर भरोसा करके जिस तरह अमेरिका ने धोखा खाया है, चीन भी इसी तरह धोखा खाएगा। और
अगर तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में कुछ वर्षों तक जमी रही तो चीन के सिंजियांग में वही स्थिति होगी जो आज अफगानिस्तान में है, उसको एक भयंकर विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। आखिर में एक सवाल योगेंद्र जी आपसे ये लेना चाहेंगे कि आप एक चीज देखिए कि आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हर दुनिया के हर चैनल पे, हर अखबार में इस वक्त जो सुर्खी बना है वो है अफगानिस्तान। इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप देखिए, अगर बड़े जो देश, आप अमेरिका को ले लीजिए, आप चाइना को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, और हम भारत को भी कहेंगे, आप भारत को ले लीजिए, तो अगर ये सब एकजुट होकर खड़े हो जाए तालिबान के खिलाफ, तो तालिबान इतना भी बड़ा नहीं है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में जो हालात हैं महिलाओं के, बच्चों के, वो किसी से नहीं छुपे हैं। किस तरीके से प्लेन से लोग गिर रहे हैं, आप उनका खौफ समझिए कि पहिए से लटक कर वो भागे कि किसी भी तरीके से इस जगह से भाग लिया जाए। आपको नहीं लगता कि अब उन देशों को एकजुट होकर अफगानिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने आया था, उसने उसको मार दिया। ये बात ठीक है, एक जेन्युइन सी चीज़ है कि किसी देश का कोई दुश्मन था, वो वहाँ गया, उस पर अटैक कर दिया। लेकिन ये एक महाशक्ति के लेवल का एक जो बर्ताव होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो नहीं दिखाता। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान में कभी भी सीधा प्लेयर नहीं था। भारत की जो भी भूमिका रही, बैकडोर रही। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने वहाँ पर बहुत विकास कार्य किए, बहुत चल भी रहे थे। भारत का लाखों डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट था, लेकिन वो आज सब बर्बाद हो गया। अमेरिका ने भारत को जो भरोसा दिया था अफगानिस्तान को बिल्ड करने में, आज वो कहता है कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए। लेकिन 20 साल से जो भारत जैसे देश और भारत भी वहाँ निवेश कर रहे थे, वो किसके भरोसे पर कर रहे थे? वो तो अमेरिका के भरोसे पर ही कर रहे थे ना। तो ये नेशन बिल्डिंग अगर आपका मोटिव नहीं था, तो आप 20 साल से वहाँ क्या कर रहे थे? ओसामा बिन को लादेन को मारने के बाद आप वापस लौट जाते। ये कम्प्लीटली अमेरिका का फेलियर है, और ये बताता है कि अमेरिका का समय अब जाने वाला है। वो परेशान है कोरोना से, गिरती अर्थव्यवस्था से। अफगानिस्तान में लड़ने का दम अब उसमें बचा नहीं है। लोग अफगानिस्तान की हार का कंपैरिजन वियतनाम से कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वियतनाम की हार के बाद तो फिर भी अमेरिका महाशक्ति बना रहा। इस हार के बाद शायद ये अमेरिका के विघटन का काल है। जिस तरह से सोवियत संघ अफगानिस्तान में हार के बाद टूट गया था, भले ही अमेरिका राज्यों के स्तर पर ना टूटे, लेकिन जो उसका दुनिया में एक तिलिस्म था, जो एक पावर थी, जो एक रुतबा था, वो अब टूट चुका है। और निश्चित तौर से अमेरिका को अब खुद को महाशक्ति कहलवाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। कोई राष्ट्र उसको महाशक्ति नहीं मानेगा। जहाँ तक आपने कहा कि इतने सारे देश हैं, दुनिया है, क्यों नहीं अफगानिस्तान में बोलता है? आप एक पहलू देखिए कि अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में सिर्फ अमेरिका नहीं था, पूरे नाटो देश थे। उसमें ब्रिटेन भी था, उसमें जर्मनी भी था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे। वो सब गए हैं अमेरिका के साथ। तो जब दुनिया के इतने सारे देश एक साथ छोड़ के चले गए, तो आवाज़ कौन उठाएगा वहाँ? रशिया और चाइना तो अमेरिका की दुश्मनी में अंधे हैं। वो तो अफगानिस्तान में चाहेंगे कि तालिबान आ जाए। तो अब कौन बोलेगा? भारत कभी सीधे तौर पे अफगानिस्तान में एंगेज नहीं रहा है, लेकिन ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हमारे करोड़ों डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट थे। हमारी सिक्योरिटी उनके साथ इन्वेस्ट थी, क्योंकि वहाँ अगर तालिबान का राइज होता है तो हमारे कश्मीर में, भारत में पाकिस्तान की जिहादी एक्टिविटीज़ हैं, पाकिस्तान जो आतंकवाद फैलाता है, इसमें बढ़ोतरी होगी। ताकत बढ़ जाएगी पाकिस्तान की, आईएसआई की, आतंकवादियों की, जैशे मोहम्मद की, लश्कर तैयबा की, इनकी सबकी ताकत बढ़ेगी। और ये अफगानिस्तान जो है, ये कट्टरपंथी इस्लाम जो है, जो आतंकवाद के पोषित संगठन हैं, उनके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। दुनिया एक बार फिर से आतंकवाद की जद में आएगी। ये बहुत ही खतरनाक कदम साबित होगा। इसलिए सरकारों को चाहिए कि अभी भी समय है। अफगानिस्तान के लोगों को अगर अकेला छोड़ोगे तो तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं खाएगा, वो जो उसकी जद में आएगा उसको खाएगा, क्योंकि उसका मकसद हत्या, लूट, एक ऐसा शासन चलाना है जिसमें इंसानियत के लिए कोई जगह ही नहीं।
जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया कि जो सोवियत संघ का हाल हुआ वही अमेरिका का हाल भी होने वाला है। जो बोया है वही काटा जाएगा। ऐसे में तमाम देशों को ये समझने की, ये सोचने की जरूरत है कि इस वक्त अफगानिस्तान को वो अकेला छोड़कर आगे अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी जुड़ने का और संपूर्ण विश्लेषण करने का।